नमस्कार। मैं BBS यादव। सुबह सुबह का समय है। ठंड है बहुत ज़्यादा दिल्ली में। और मैं आज बात करूँगा आप लोगों से दिल्ली में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन और MCD की वर्किंग के बारे में। सज्जनों, मैं आपको एक बात बता दूं कि दिल्ली के बारे में मेरा अनुभव, क्योंकि मैंने यहीं से सब पढ़ाई की, स्कूल भी किया, कॉलेज भी किया, और दिल्ली को मैंने उस समय से देखा है जब दिल्ली ज़्यादा बसी नहीं हुई थी। दिल्ली बहुत सी जगह ऐसी थी। साउथ दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारे सामने ही बनी, और बाकी जमुना पार के जो इलाके हैं जितने भी, सारे के सारे बाद में ही बने हैं। और आपका प्रीतमपुरा डेवलप हुआ। DDA ने ये सारी ज़मीनें लेने के बाद हर जगह कॉलोनी डेवलप करी, कमर्शियल सेंटर डेवलप करे, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करे, और आपकी सभी चीज़ें DDA ने बाद में प्रोवाइड करी हैं। जमुना पार का जो इलाका है वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का एक हब बन गया है। बहुत ज़्यादा वहाँ अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, और जे कॉलोनी तो बनाई गई थी स्लम को ठीक करने के लिए दिल्ली के। तो वहाँ बहुत सी जे कॉलोनी भी हैं आपकी, जैसे सीमापुरी, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, खिचड़ीपुर वगैरह वगैरह, सारी सुंदर नगरी है। तो ये सारी कॉलोनी बसाने के बाद ये सोचा गया था कि भाई दिल्ली थोड़ी सी अंदर की तरफ से, जो आपका मेन सेंट्रल दिल्ली है, उसमें जो झुग्गी झोंपड़ी एरिया थे उन्हीं को शिफ्ट किया गया था। लेकिन ये कंटिन्यू रहा कि झुग्गी झोंपड़ी एरिया फिर डेवलप हुए हैं, और सारे दिल्ली में जो ज़मीनें थी, जो DDA अपना काम ठीक से नहीं कर पाया। DDA का के सबसे बड़ी कमी क्या रही कि DDA का जो स्टाफ भर्ती किया गया उसका करप्शन पे ज़्यादा ध्यान रहा। जो भी स्टाफ लगाया गया उस पर अंकुश नहीं रहा ऊपर के जो है मैनेजमेंट का। और ये लोग अपने कमरों में बैठते हैं, मीटिंग्स करते हैं, इनको फुर्सत ही नहीं होती। जिस मुद्दे को भी ये लेते हैं उसको तब भागते हैं जब कोर्ट से या कहीं से कुछ चीज़ हो जाए। जितनी भी कॉलोनी है आपकी, द्वारका में से लेके आप जमुना पार से लेके जहाँ भी आप जाएंगे, वहाँ सब जगह अनऑथराइज कॉलोनियाँ। लोगों ने, किसानों की ज़मीन ली गई थी, किसानों की ज़मीन जब का अधिग्रहण हुआ उसके बाद जो है वो ज़मीनें खाली पड़ी रही। DDA कोई स्कीम नहीं ला सकी ठीक टाइम पे, क्योंकि हर चीज़ का तरीका होता है ना। जितने भी मैनेजमेंट में बैठे हुए वाइस चेयरमैन से लेके जितने भी लोग थे पहले, उन लोगों ने उस काम को, तो काफ़ी काम हुआ है वैसे दिल्ली में देखा जाए तो, ये नहीं कह सकते कि हम काम नहीं हुआ है, लेकिन ज़मीनें नहीं संभाली गई। वो मिल के लोगों ने पुलिस से और इनसे सबसे मिल के उस इलाके में, पहले पुलिस का भी हस्तक्षेप काफ़ी रहा है। तो एरिया SHO जितने भी हैं उनको कंट्रोल करना था, और DDA को कंट्रोल अपनी ज़मीनें करनी थी। वो सारे के सारे जो है वो अनसाइज कॉलोनियाँ बिल्डर लॉबी ने बसा दी हैं। ये सब जगह बुरा हाल हो गया। कोई प्लानिंग नहीं हुई। कोई प्लानिंग होने के बाद ही सारी चीज़ें बनती हैं ना जी, सड़कें बनती हैं वहाँ पे कॉलोनी में, सारा ग्रीन एरिया बनेंगे, स्कूल या कॉलेज के लिए जगह रखी जाएगी। वो जो अनऑथराइज कॉलोनी बनाते हैं ये लोग, वो उस हिसाब से बनती है कि भाई पब्लिक सस्ते रेट पे जो है ज़मीनें प्रोवाइड कर देते हैं, लोगों को प्लॉट प्रोवाइड कर देते हैं। तो व्यवस्थित नहीं हो सकती कभी भी। वो बाद में उसमें कच्ची सड़कें पहले बनेंगी, सीवर सूवर भी नहीं होते वो बाद में, फिर ये सारी चीज़ें। तो ये इसे कहते हैं कब्जा है एक तरह का, और इस पे कोई कानून का शिकंजा ठीक से पड़ा नहीं। कोर्ट में कई बार लोग गए, कोर्ट ने आदेश दिया, वो फॉलोअप नहीं हुआ। सारी चीज़ें ये सब इस वजह से दिल्ली की व्यवस्था सारी ख़राब हो गई। एक एक तरह का ऐसा घोच पोच मामला बन गया कि संभाला ही नहीं गया सरकारी लोगों से। चीफ सेक्रेटरी से लेके ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं। पहले तो यहाँ पे चीफ मेडिकल में चीफ मेट्रोपॉलिटन काउंसलर होता था, और उसके बाद नगर निगम भी था,
लेकिन सारी घूम फिर के डीडीए ने जितनी कॉलोनियाँ बनाई वो सारी ये डेवलप करने के बाद जो है एमसीडी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन जो अनसाइज कॉलोनियाँ पहले डीडीए पे थी, अनसाइज एरिया से मतलब ये है कि वो लोगों ने वहाँ डीडीए के स्टाफ ने ही कब्जे वहाँ करवाए, कब्जे करवा के जो है वो उसको ठीक से ज़मीन को संभालना था, वो संभालने की बजाय उसको वो कॉलोनी वहाँ बस गई, पैसे वैसे खाते रहे। क्योंकि जो लोग आए थे उनका एक सरकारी आदमी जब भर्ती होता है उसका एक ही ध्येय होता है कि उसे पैसा कमाना है, और उसमें उस पर अंकुश उस हिसाब से नहीं हो पाता। जब तक रिपोर्ट पहुंचती है तब तक जो है काम हो चुका होता है। और जितने भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमएलएज तो अब हो गए, खैर पहले काउंसलर होते थे, इनका ध्येय होता था अपनी पार्टी का काम भी करो और अपने दो पैसे भी कमाओ। तो जितने जनप्रतिनिधि दिल्ली में बने उनकी शुरू की स्थिति बिल्कुल ही जीरो थी, और बाद में वो करोड़पति हो गए, 100-200 करोड़ की सब पे संपत्ति हो गई। तो ये सारा मिलजुल के जब काम हुआ तो सारे का सारा मामला इस तरह बना कि अनसाइज कॉलोनीज इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई, और पब्लिक जो इधर से उधर से जो गरीब लोग आते हैं, बिहार से आए हैं, यूपी से आए हैं, राजस्थान से भी आए हैं, वो लोग सारे यहाँ उन्हें सस्ते मकान भी मिल गया कि दिल्ली में एक जगह मिल गई है, और फिर यहाँ बेचारों को काम करने को मिला क्योंकि वहाँ पे रोज़गार की कमी थी। तो यहाँ दिल्ली में इस किस्म का रहा कि हाँ, चांदनी चौक जैसी मार्केट है और मार्केटें हैं, और इंडस्ट्रियल एरिया भी दिल्ली में जितने थे, तो काम के चक्कर में लोग यहाँ दिल्ली में आए, और फिर उन्होंने उन लोगों को इन्होंने वो ज़मीनें बेची, प्लॉट बेचे, और इन्होंने अपनी, क्योंकि ये लोग गांव की स्थिति आप जानते हो, गांव में इस तरह से लोग रहते हैं, वहाँ चल जाता है वो उसी किस्म के उनके मकान वगैरह होते हैं, बेचारे वो ज़मीन में अपनी खेती की ज़मीन में गांव में मकान बना लेते हैं, तो उन्हें यहाँ भी कोई ऐसा नहीं लगा। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो जैसी वहाँ होती थी गांव में, वैसे उससे थोड़ी बेटर मिल गई यहाँ पे उनको। तो इस तरह से ये इन्हें ग्राहक मिल गए बिल्डर लॉबी को, और इन लोगों ने सारी की सारी ज़मीनें कब्जवा दी। उसमें सरकारी आदमी इन्वॉल्व रहे, शुरू में डीडीए वाले रहे, उसके बाद एमसीडी को ट्रांसफ़र हो गई हैं वो कॉलोनी, वो एरिए, तो अपना पीछा छुड़ा लिया डीडीए ने, और उसके बाद एमसीडी वालों ने वहाँ जितना भी अनसाइज कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग बनती है, वो उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, और ये पैसे खाते हैं, और पैसे खाए बिना कोई भी चलने नहीं देते किसी भी काम को। जमुना पार में एक बिल्डिंग गिर गई थी लक्ष्मी नगर में, लक्ष्मी नगर का सारा इलाका, शकरपुर का सारा इलाका अनसाइज इलाका है, डीडीए की ज़मीनों पे बना है, और वहाँ जितने भी कांग्रेसी नेता थे उन्होंने शुरू में खूब इसको बढ़ावा दिया। पहले एचकेएल भगत ने बढ़ावा दिया, उसके बाद वालिया उलिया और ये सारे अरविंदर सिंह लवली पवली ये जितने भी बने हैं, ये सारे के सारे भ्रष्ट लोग रहे। मतलब इन लोगों ने मतलब जो है दिल्ली को व्यवस्थित होने ही नहीं दिया। वाइस चेयरमैन पे डीडीए के दबाव रहा, कमिश्नर जो रहा उस पर दबाव रहा, एमसीडी का स्ट्रक्चर बनने के बाद पूरा इनकी चली, स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन है, मेयर है, कोई भी है, उनकी पहले की स्थिति देखो। ये लोग एक तरह से हम पब्लिक जो है इन लोगों को बनाते हैं, और इसके बाद एक इनके लिए द्वार खोल देते हैं धन कमाने का। ये काम कुछ नहीं करते ठीक से, ना इन्हें पता है, ये अफसरों पे डिपेंड करते हैं, अफसर ऑलरेडी करप्ट हैं सारे के सारे। तो तकरीबन जिसको मौका मिलता है वही करता है, तो इन पे अंकुश जनता ही रख सकती है। आप जो है जब इन्हें जिताते हैं या तो इनका हिसाब मांगते नहीं, फिर उसके बाद जो है ये दोबारे बन जाते हैं, फिर ये हाथ जोड़ जोड़ के आते हैं। तो पब्लिक का ध्यान रखने का काम है, और जितने भी एजेंसीज हैं, सीबीआई हो, ईडी हो, या कोई भी, अब ये ज़्यादा होने लगा है, वरना जो हेरा फेरी जो ये लोग करते रहे हैं, एमसीडी वाले और डीडीए वाले ऑफिसर जो करप्शन करते रहे, मुझे ताज्जुब होता है कि बहुत से ऑफिसर मैं जिन्हें जानता हूँ, ये कनॉट प्लेस में पार्क होटल है, आपने देखा होगा, वो किसी जूनियर इंजीनियर का है, मतलब एमसीडी के गुप्ता गुप्ता कोई है, ऐसे ही मतलब ये धीरे धीरे ये कितने ही ऐसे केस मैं आपको बता दूंगा, और सब पता है सबको, सीबीआई को भी पता है, और आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी पता है, वो किस तरह से व्यवस्था चलती है ये भी आपको पता है। सरकारी नौकरी में रहते हुए कई कई मकान प्रॉपर्टी, और कई बार सीबीआई वाले छापा मारते हैं, एंटी करप्शन वाले छापा मारते हैं, इनके पास पैसा पकड़ा जाता है, आपको पता है। ये सारी व्यवस्था आप लोगों द्वारा बनाई गई है,
जनता द्वारा बनाई गई है और जनता इस बात को देखे कि जो हमने जनप्रतिनिधि बनाए हैं वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। 5 साल बना के आपने छोड़ दिया। एक आदमी को आपने बनाया, उसने हाथ हुथ जोड़ लिए अपने, ठीक है, माला वाला डाल दी, उसके बाद वो 5 साल अपने मर्जी से काम करता है। और जनता ऐसे जाती है जैसे भिखारी, उसके पास जाएगी, काम करेगी, याचना करेगी, तो उसके 10 आदमी बैठे होते हैं, वो कहेंगे नेताजी अभी अंदर है, हाँ बताओ जी क्या काम है, क्या काम करें आपका। और वो कुछ भी करता है, उस पर आपका कोई ध्यान नहीं। एरिया में जो डेवलपमेंट होती है, देश सबका है, ये दिल्ली सबकी है। सब चीज़ों पे नज़र रखना आपका काम है। जैसे आप अपने परिवार पे नज़र रखते हो, ये बड़ा परिवार दिल्ली है। बड़े परिवार में कौन आदमी ज़्यादा छीन के ले जा रहा है, कौन आदमी भ्रष्टाचार कर रहा है, किस आदमी की गरीबी में परेशानी है, किस आदमी को, जनता को क्या परेशानी है, वो सब हिसाब लेना पड़ेगा। पब्लिक बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। और अवेयरनेस नहीं है। जो लोग इस किस्म के हैं, जैसे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनको पता रहता है, लेकिन उनका वो मन में ही रहता है सब कुछ, मन की बात बाहर नहीं आती। वो कहते हैं ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन काम नहीं कर सकते। काम करना दिक्कत है। और जो बेचारे अवेयर नहीं हैं, जो दिल्ली में आके बसे हैं, वो, उन्हें एक सांस आ गई है कि चलो यहाँ रोज़गार मिल रहा है, उन्हें कुछ लेना नहीं इन डिपार्टमेंट से, इन ऑफिसर से। इनकी सबकी खिंचाई होनी चाहिए, इनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई तुम, सरकारी नौकरी में आने के बाद जो है आदमी राजा बन जाता है, नौकरी करता है, अपने स्टाफ हिसाब से करता है, और उस टाइम जब हम जाते हैं तो वो इस तरह से बिहेव करता है जैसे कि वो राजा और हम नौकर हैं। और उसके ऊपर वाला जो नेता जो हाथ जोड़ के आपसे वोट ले गया, वो इनका बाप होता है। लेकिन वो ठीक है, वो फ़ोन करेगा, भाई फलां ये कर दो, वो कर दो, और कर दो, और फिर उसके बाद वही सेटिंग सेटिंग चलती रहती है। हर जगह यही हाल है। अंग्रेज़ों ने जब दिल्ली बसाई थी तो सारे सिस्टम बनाए थे। उससे पहले राजाओं ने अपना जो है लाल किला बना लिया, कोई महल बना लिया, अपने अंदर ही रहे, पब्लिक झुग्गियों में रही, ना कोई व्यवस्था थी ना कुछ थी। अंग्रेज़ों ने ये सारा सिस्टम बना के आपका सीवर लाइन कहाँ डालना, पाइपलाइन जल की कहाँ डालनी है, और आपके पुलिस व्यवस्था, हॉस्पिटल्स, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये सब अंग्रेज़ों की दी हुई चीज़ें हैं। और अंग्रेज़ों ने सिस्टम को उस हिसाब से चलाया जैसे आप वो यूरोप में चलाते थे अपना। तो जाहिर है वो फॉरवर्ड लोग थे। तो उसके बाद जो है ये सब डेमोक्रेसी का आना हुआ। उस टाइम भी जब ये देश आज़ाद हुआ तो जो लोग प्रभावी लोग थे, जो अंग्रेज़ों के नज़दीक थे, बातचीत कर सकते थे, गांधी ने भी यही कहा कि भाई नेहरू जो है ज़्यादा अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, तो वो अंग्रेज़ों से सही हिसाब किताब कर सकेंगे। और गांधी ने ये भी बोला था कि भाई हम पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। ये तो लोहिया ने बीच में इसको डाला, मतलब जो है प्रोटेस्ट किया अपना जो है सभा में, तो गांधी ने उसका सपोर्ट किया। तो कि भाई देश नहीं बंटना चाहिए। देश बांट दिया, कुछ लोगों की जिदें पूरी हो गई, उससे कितना नरसंहार हुआ, कितने लोग मरे, कितनों लोगों को, मतलब जो है कितने परिवार बर्बाद हुए इन सब लोगों की वजह से। क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं था। अंग्रेज़ जब जाने लगे, उन्हें जाना था, मजबूरी थी, वो इनकी बातों से नहीं कोई गए, उन्हें छोड़ना ही था। क्योंकि कई जगह, सब जगह सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है अंग्रेज़ों की स्थिति थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो वहाँ भुखमरी हो गई यूरोप में, इंग्लैंड में। तो इन्होंने कहा भाई यहाँ से शिफ्ट ही करना है, और वहाँ डेमोक्रेसी थोड़ी सी मजबूत हो गई थी। प्रधानमंत्री ने, एडली ने ये किया कि भाई अब भारत छोड़ना है। तो उसमें परेशानी ये थी कि भाई फ़ौज जो थी हमारे देश की, जो ज़्यादातर तो फ़ौज हमारे भारत के लोग ही थे, संख्या, जनसंख्या यहीं पे ज़्यादा थी सैनिकों की। अंग्रेज़ों को तो एक तरह से मैन पावर चाहिए थी, अंग्रेज़ इतने नहीं थे। हमारे बेरोज़गार जो नौजवान सेना में इनके भर्ती हुए थे, सुभाष चंद्र बोस की फ़ौज बनने के बाद उनमें विद्रोह की स्थिति लगने लगी। तो अंग्रेज़ घबरा गए, उन्होंने कहा कहीं यहाँ ये कब्जा हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस का, और बगावत हो गई थी अंग्रेज़ों की फ़ौज में, क्योंकि ज़्यादातर हिंदुस्तानी थे उसमें। उसके बाद जो है ये लोग, अंग्रेज़ जो है, उन्होंने कहा यहाँ से निकलना ही बेटर है। तो सुभाष जी तो रहे नहीं, भगत सिंह नहीं रहे, और क्रांतिकारी लोग नहीं रहे तब तक। तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है वो इन्होंने नेहरू को, गांधी को, और इनको, जो बैरिस्टर, वहाँ बैरिस्टर पढ़ के आए थे इंग्लैंड में,
जिन्ना और ये सब सारे लोग, सरदार पटेल, तो इन्होंने ट्रांसफ़र की। और उसके बाद अंग्रेज़ों ने यह भी कहा कि भाई कोई अपना राजा जो है अपना राज्य अलग से रखना चाहता है वो रखे। तो क्योंकि जो अंग्रेज़ों की फ़ौज थी, ये बेनिफिट था नेहरू को और पटेल को कि जो अंग्रेज़ों की फ़ौज हिंदुस्तान में थी वो इनके पास आ गई, और फ़ौज बहुत बड़ी थी। तो राजाओं को चेतावनी दी गई, जैसे निज़ाम हैदराबाद को और इनको सबको, कि भाई अगर तुम ज्वाइन नहीं करोगे भारत को तो फ़ौज भेज दी। तो ये सारी चीज़ें हुई, तो ये डर के मारे ये जो चोर राजा थे जितने भी, अभी भी राजा हैं राजनीति में, कांग्रेस में हैं, बीजेपी में हैं, अभी भी घुसे हुए हैं, और वो चीज़ें अभी भी मतलब जो है, तो इन लोगों को ज़बरदस्ती भारत में जोड़ा गया, कुछ पाकिस्तान में चले गए। तो छोटे राजा थे, वो चमचे थे, तो उनकी ना फौज मजबूत थी ना कुछ थी। तो हिंदुस्तानी फ़ौज जो है मजबूत थी, अंग्रेज़ों की फ़ौज, उसमें हिंदुस्तानी तो पावर होती है, तो उसका इस्तेमाल किया पटेल ने। और भारत में 565 के करीब जो है रियासतें भारत को में जुड़ गई। रियासतें जुड़ने के बाद जो है डेमोक्रेसी हो गई शुरू। तो ये खैर ये पहले की बातें हैं, मैं आपसे इस बारे में बात करता हूँ। मैं तो अब जो सिस्टम आ गया है उसकी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि एमसीडी में अच्छी तरह पता है, केजरीवाल वगैरह ये कहते हैं कि भैया हर छत पे जो है पैसे मिलते हैं 2 लाख रुपए, मतलब आप कितनी मंजिल बनाएंगे उसी हिसाब से पैसे लेते हैं। तो इसको रोकेगा कौन? लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी पता है, सीबीआई को भी पता है, वो कर्मचारी है उनको भी छोटा मोटा करते रहते हैं, सेटिंग चली रहती है। 15 साल से बीजेपी थी सत्ता में, उनको रोकना चाहिए था। सिस्टम मतलब इस तरह से बिगड़ा हुआ है। आप एक बात बताइए, अब ये केजरीवाल आ गए भैया, कूड़े की बात कर रहे हैं, कूड़े की बात कर रहे हैं कि जी हम कूड़े के ढेर हटाएंगे। तुम क्यों नहीं कहते कि कूड़े के ढेर हटाने के साथ साथ एमसीडी की करप्शन ख़त्म करेंगे भाई? यहाँ पे जो एनक्रोचमेंट हो रही हैं, व्यवस्था ख़राब हो रही है, जिससे पोल्यूशन फैलता है, जिससे ट्रैफिक जाम होता है, जिससे कॉलोनी मतलब व्यवस्था, क्योंकि डीडीए तो है नहीं उसके अंडर, दिल्ली सरकार के अंडर, डीडीए सेंट्रल के अंडर है, एनडीएमसी सेंट्रल के अंडर है ना। तो डीडीए पे अब ज़्यादा काम नहीं रहा, डीडीए पे मतलब जो है वो कॉलोनी डेवलप करके एमसीडी को ट्रांसफ़र कर देता। और जो अनऑथराइज इलाके थे जो डीडीए की ज़मीनों पे बसे हैं, वो बसवाए डीडीए के स्टाफ ने। अगर वो अंकुश लगा रहता, वाइस चेयरमैन कंट्रोल करते, बैठे रहते हैं वहाँ अंदर कमरों में अपने, वहाँ साहब लोग हैं, राजा हैं, कमिश्नर हो कोई डायरेक्टर हो, काम होता नहीं है इनसे। अपने स्टाफ को बोलते हैं, स्टाफ पे डिपेंड करते हैं, वो जैसे स्टाफ अपना रिपोर्ट पेश करता है वैसे अपने ये आगे कार्रवाई करते हैं। पैसा स्टाफ कमा के लाता है तो ये भी पैसे ले लेते हैं। ऊपर से कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ जाता है, कहता है जी मेरा स्कूल है वहाँ पे अनऑथराइज, उसको मत छेड़ना जी वीसी साहब, मेरा फलां जगह। मतलब इस तरह से करप्शन फैली हुई है। एमएलए सारे जितने जितने केजरीवाल के एमएलए बने हैं उनको ठीक है एक पेट पालने का मौका मिल गया। मैं केजरीवाल के कई एमएलएज को जानता हूँ जिनके पास कुछ नहीं था, किराए पे रहते थे, आज वो 2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। तो केजरीवाल साहब को ध्यान देना चाहिए, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर भी ध्यान दें, सीबीआई भी ध्यान दे कि भाई जो जनता के प्रतिनिधि बन के आप आए, आपने वोट ले लिया, आपने पानी बिजली सस्ता किया, बसों का जो है किराया माफ़ कर दिया, ठीक है, पब्लिक को आपने रियायतें दी, लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि आपके जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी तो देखो ना। आप कहते हो कि जीरो टॉलरेंस है आपका और कट्टर ईमानदार हैं, तो देखिए आप ज़रा इनको चेक कीजिए, ताकि आपको आगे आपको देश में बढ़ना है तो इनको तो कसोगे ना भाई। ये पहले ही करप्शन की गंगा बहा दी है, तो आगे पूरे देश में कैसे कंट्रोल हो पाएगा? कहाँ कहाँ आप जाओगे? पंजाब में आपकी सरकार बनी है और आगे आप कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो एक कंपनी हो गई ना जी। तो फिर अपना बिजनेस ही कर लो, राजनीति करने की क्या ज़रूरत है? जनता को जब तड़पना ही है तो फिर क्या फ़ायदा? मैं आपको यहाँ के जंगपुरा के एमएलए की बताता हूँ, कभी जनता के पास आता नहीं भाई मेरा, और यहाँ किराए के मकान में रहता था, और किराए के मकान में रहते रहते भाई साहब के पास आज लाखों करोड़ रुपए हो गए, 2 लाख करोड़ कहते हैं लोग। तो यहाँ पे डीडीए की ज़मीन पे फ्लैट बना के बेच दिया, उसमें भी उनका हिस्सा फ्लैट है उनके। ये ज़रा पूछा जाए कि आपका धन आया कहाँ से? इन्हें मतलब इन पे एक्शन नहीं होगा क्या?
केजरीवाल जी को मैं सीधा कहता हूँ कि मतलब ऐसे ऐसे जितने एमएलए हैं इनको चेक करो ना जी, किस तरह से वो अमीर बने हैं, कैसे है। लाल बहादुर शास्त्री को ध्यान करो ना जी, केजरीवाल जी। आप तो कहते हो ना जी कि आप बड़े अच्छे हो, ईमानदार हो, कट्टर ईमानदार हो, तो हम मान गए कट्टर ईमानदार हो आप भाई साहब, मान गए। लेकिन नीचे जो आपकी सिस्टम है उसको कैसे कौन ठीक करेगा? उसको तो आप ही ठीक करोगे। ऐसे एमएलए को आप बार बार टिकट क्यों देते हो भाई? मैंने सुना है कि टिकट के भी पैसे कहीं कहीं लिए गए हैं, किसी कई पार्टियों ने लिए हैं, मैं इसको खुलासा आपको आगे करूँगा। लेकिन आप ये देखो ना, महाबल मिश्रा जैसा करप्ट आदमी, उसके लड़के को आपने टिकट दिया। वो महाबल मिश्रा जब आया अनथाई इलाके में, वहाँ पे आपके द्वारका में, तो वो उसने अनथाई एक मकान में रहता था और उसकी स्थिति बहुत ख़राब थी। एक कुर्सियाँ भी ठीक से उसके घर में नहीं थी। आज अरबों रुपए उसने कमा लिए। वो कांग्रेस छोड़ के आ गया, पहले बेटे को टिकट दिलाया, फिर अब खुद कांग्रेस में शामिल हो गए क्योंकि कांग्रेस यहाँ ख़त्म हो गई। अवसरवादी लोग हैं भाई। मैं बिहार के लोगों से आग्रह करूँगा कि ऐसे लोगों का साथ ना दें। क्यों जितवाते हैं? ये समझदारी, ये जागृति कब जनता में आएगी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना? इनको कसोगे नहीं तो ये ठीक से आएंगे नहीं। जब तक घोड़े को साधते नहीं हैं तब तक घोड़ा जंगली होता है। ये जंगली घोड़े आपने छोड़ रखे हैं और ये कुछ भी करते हैं, ये माननीय बन गए हैं। इन माननीयों को कस के जेल में डालोगे तभी तो सुधरेंगे ये लोग। कैसे सुधारोगे इनको? बढ़ता जा रहा है पैसा। किसने कंट्रोल किया? कांग्रेस ने कंट्रोल किया ऐसे लोगों को। हम बिहार के छठ पूजा कर रहे हो, वो करवा रहे हो, पब्लिक पे इम्प्रेशन डालते हो, इमोशनल जो है प्रेशर डालते हो। उन लोगों को भी तो अवेयर करना है, जो बिहार के लोग आए हैं उनको समझाना है कि भाई आपकी स्थिति क्या है, आपको किस तरह से किसको चुनना चाहिए, आपको कैसे ये दिल्ली संभालनी चाहिए। अब आप यहाँ आ गए हो तो अपनी दिल्ली को, आपकी भी दिल्ली हो गई ना, तो आप जरूर दिल्ली को ठीक से करो ना। गरीब के घर में तो करप्शन का पैसा एमएलए का जा नहीं रहा, ना किसी का जा रहा है, ना ऑफिसर्स का जा रहा है। वो तो अपने घर भर के अपने चैन से अपने, कोई इंग्लैंड भाग जा रहा है, कोई अमेरिका भाग जा रहा है। कैसे कंट्रोल करोगे? लाल बहादुर शास्त्री ने जब कार खरीदी तो उसका कर्जा नहीं चुकाया गया, उनके जाने के बाद भी वो उनकी मिसेज ने चुकाया। प्रधानमंत्री, सोचो ज़रा, इतना बड़ा आदमी प्रधानमंत्री, जो देश का, पूरे देश का सबसे बड़ा जो है पावर सेंटर है, वो इतना ईमानदार। मैं मानता हूँ कि बेईमानी घर कर गई है सब में, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि लाखों करोड़ रुपए आप कमा लो और कहीं उस पर अंकुश ना हो, तो अफसर तो बिगड़ेंगे। ये सारा सिस्टम, ये सब सिस्टम जनता के लिए है, जनता द्वारा बनाया गया है। तो जनता तो अपने परेशान रह जाती है। और ये सब लोग करप्शन कर रहे हैं, इन पे कोई अंकुश ही नहीं है। ऐसे गुर्राते हैं करप्शन करने के बाद भी जैसे इनके बाप का राज। तो ये सारी चीज़ें हैं। एमसीडी की करप्शन की मैं आपको बता दूं, वहाँ पे तो जो बेलदार हैं उन पे, उनके भी स्कूल चल रहे हैं। उनके बेलदारों के भी पास पैसा है, क्योंकि बेलदार जेई के लिए और एई के लिए पैसे लेने जाता है। मैंने अभी, एक मित्र है मेरे, उनसे मेरी बात हुई थी। वो कहने लगे जी मैंने बिल्डिंग अभी बनाई है लाजपत नगर में, मेरे से 12 लाख रुपए इन्होंने लिए हैं। आप ये देखो, मतलब हर जगह इनका पैसा बंधा हुआ है। और मैं मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों को धरपकड़ करें और देश की जनता को न्याय दें। और अपने जितने भी ईडी और सीबीआई है, ऐसे इनकी छटनी होनी चाहिए। नौकरी सरकारी लगने के बाद ये लोग सोचते हैं कि हम राजा हो गए। इनकी पिटाई होनी चाहिए। सरेआम जनता इनको पकड़े, चोरों को, और इनको ठीक करे। मेरा खुला, मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि किस तरह से करप्शन एमसीडी में फैली हुई, तो कैसे कूड़े का ध्यान होगा इसमें? सरकारों की, उनकी, मोदी जी जैसे लोगों की गलती नहीं है। वो लोग तो व्यवस्था को संभालने के लिए इनको नियुक्त कर देते हैं और ये जैसी रिपोर्ट देते हैं। एक आदमी कहाँ कहाँ संभालेगा? दिल्ली में जो इनके जनप्रतिनिधि हैं उनको कसना चाहिए इन लोगों को। अब दिल्ली में जो ये विधानसभा केजरीवाल के पास है, तो केजरीवाल के पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, ये मुझे पता है। उसने मंत्रियों को सब बांट रखे हैं। तो मंत्री जितने भी हैं उनको ठीक से काम करना चाहिए और दिल्ली को ठीक बनाना चाहिए। एमसीडी पे अंकुश लगाएं, क्योंकि अब आप एमसीडी आपके पास आ गई है, और इस व्यवस्था को ठीक करें सारी को। सारे पार्क सड़ रहे हैं, मोहल्लों में काम ही नहीं करते लोग। सरकारी आदमी तो ये ऐसे हैं, ऑफिसर तो वो तो ऐसे समझते हैं अपने आप को कि हम राजा लग गए सारे, उनको परवाही नहीं है बिल्कुल भी। और नीचे का कर्मचारी काम नहीं करता।
भर्ती और हो नहीं रही। भर्ती करके भी क्या करोगे जब इन्होंने करप्शन ही करनी है। एक पार्क में मैंने देखा है, कॉलोनी में, हर कॉलोनी में जहाँ पे पार्क हैं वहाँ पे कोई एमसीडी ठीक से काम ही नहीं करती। डीडीए के पार्कों में भी ऐसी यही हाल है। इन पे अंकुश नहीं है। 8 घंटे की ड्यूटी होती है ना, 8 घंटे की ड्यूटी में अपना पूरा काम करो भाई, ईमानदारी से काम करो और करप्शन मत करो। यही मेरा कहना है दिल्ली के लोगों को, क्योंकि जैसे भी दिल्ली अब हो गई है, अनासाइज कॉलोनी की हो गई है या अव्यवस्थित दिल्ली हो गई है, इसको व्यवस्थित तो करना पड़ेगा। अब तो हम सब मिल के, दिल्ली के जितने भी लोग हैं, उनको चाहिए कि भाई एक अंकुश लगाने के लिए एक 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 पब्लिक का वो बनना चाहिए। एक एक सिस्टम बनाओ, पब्लिक बनाए, जो इलेक्शन मतलब जो है हुए हैं, इनको इनके बारे में और सब के बारे में बात हो, करप्शन के बारे में बात हो, और उसमें सभी कॉलोनी से नागरिक लिए जाएं और बैठ के मीटिंग हो कि भाई इन, और वो बॉडी ऐसी होनी चाहिए कि वो सब जगह उसका जो है पकड़ हो, सब जगह जाए, बात करे, एलजी से भी बात करे, कमिश्नर पुलिस से बात करे, ताकि ये सिस्टम नीचे का ठीक हो पाए। तो अंकुश ज़रूरी है। मैं तो ये समझता हूँ कि कोई भी अगर आपको काम करना है तो उसको 100% करना पड़ेगा। अगर आपको 20% करेंगे या 10% करेंगे तो फिर वो व्यवस्था, अब आप हम रोटी बनाने के लिए पहले आटा गूंथते हैं, आटा गूंथ के छोड़ दें तो रोटी बन थोड़ी ना जाती है। पूरा उसको फिर गैस पे चढ़ाना पड़ता है, तब अब रखना पड़ता है, फिर रोटी को उस पर सेकना पड़ता है, तब रोटी बनती है। तो ये सिस्टम जैसे आधा काम करके कर्मचारी छोड़ देते हैं, इन पर अंकुश लगना चाहिए। मुझे बड़ी तकलीफ़ है इस बात से कि ये लोग अपना काम नहीं करते, करप्शन करते हैं। एक एक आदमी की काउंटिंग होनी चाहिए, इनको चेक होना चाहिए, इन पे वेल्थ कितनी है। इनको ये जितने भी बड़े आईएएस ऑफिसर हैं, इनके सबका चेक करो कि भाई कितने इनके पास पैसे हैं और कितना ये देते हैं। ये मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री से और केजरीवाल से भी कहता हूँ कि भाई आप लोग इनसे पूछो कि भाई आप पे कितना पैसा है, वो लिख के दो, कितने मकान हैं, और जो बेनामी प्रॉपर्टीज़ है उनको सील उन पर लगाई जाए और सरकार उनको अपने कब्जे में ले। ऐसे नहीं सुधरेंगे ये लोग। जय हिंद, जय भारत।